हाँ जी, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीए फाइनल में 2025 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर फॉर एएफएम सब्जेक्ट। ये सेट 1 है। लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ अमन अग्रवाल, आपका दोस्त। आ जाओ, आज समझते हैं, फुल्ली सॉल्व करते हो, समझते हैं कौन सा हार्ड है, कौन सा इजी क्वेश्चन है। ठीक है। तो हमें इस मॉक टेस्ट पेपर पे सेट 1 पे 3 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, केस सिनेरियोज 1 2 3। ठीक है। 3 थ्योरी क्वेश्चन है, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चन आर वेरी इजी। मैं एक वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको मैंने सीए फाइनल एफएम के लिए फुल थ्योरी कवर कर लिया है। ठीक है, आप वो जरूर से देखना, आपका थ्योरी लगभग लगभग कवर हो जाएगा। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, मेनली केस स्टडीज भी अगर टाइम मिलेगा हम कर लेंगे, वरना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, क्यों क्या क्वेश्चन मांग रहा है वो समझने के लिए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को लगता है इस सेट पेपर पे है क्वेश्चन नंबर 2 का ए का 3। ये इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा मैं, बट मैं बोलूंगा थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा आप एक बार देख लेना। 2 का ए का 3 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट ने 10 मॉक टेस्ट पेपर्स निकाले फॉर एफएम सब्जेक्ट। ठीक है। हमें उससे इंपॉर्टेंट है 6 और 8। ये दोनों आप एक बार, मैं तो बोलूंगा एक बार ये दोनों में ध्यान ज्यादा देना, 6 और 8 में। बाकी सब लगभग लगभग सेम है, लेकिन 6 और 8 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम पहले क्या चीज से स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। किससे स्टार्ट करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो। पहला क्वेश्चन हमें ये बोलता है, एक सेकेंड ना। हाँ, पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है शशि कंपनी लिमिटेड है, प्रोजेक्टेड द फॉलोइंग कैश फ्लोज फ्रॉम अ प्रोजेक्ट अंडर इवैल्यूएशन। कोई ये कंपनी है जिसने उसका कोई प्रोजेक्ट है, उससे कैश फ्लोज उसने प्रोजेक्ट किया है। ईयर 1 में क्या होगा, ईयर 2 में क्या होगा, ईयर 3 में क्या होगा, और जो आउटफ्लो है वो क्या होगा। तो जीरो दे पे मैंने आज आउटफ्लो 72 लैक्स है, बाकी 30 40 30 ये मेरे को मिलेगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ठीक है। द अबव कैश फ्लोज हैव बीन मेड एट एक्सपेक्टेड प्राइसेस आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग इन्फ्लेशन। मतलब ये जो कैश फ्लोज है ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। क्या है ये कैश फ्लोज जो है ये है इन्फ्लेशन एडजस्टेड। समझ आया? ये है इन्फ्लेशन एडजस्टेड। द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। कंपनी का जो वैक है, ठीक है, दैट इज 10%। कंपनी का जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या है, कितना? 10%। द एक्सपेक्टेड एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 5%। बोलते हैं ये जो कंपनी जो है तो वो सोचती है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कितना है, 5%। सो द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू बी वैलिडेटेड। ये आपको समझना है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो वायबल है कि नहीं, मतलब पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है कि नहीं। वायबल कभी होगा प्रोजेक्ट जब वो प्रोजेक्ट एनपीवी पॉजिटिव होगा। करेक्ट, बराबर। पीवी ऑफ 10% एट द रेट 1 से 3 साल तक ये दिया हुआ है आपको, आपको पीवी निकालना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रिक क्या है? यहाँ पे ट्रिक है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसमें आपको इन्फ्लेशन एडेड नहीं है, आपको इन्फ्लेशन ऐड करना है उस पर। नॉर्मली हम क्या पकड़ते जब भी वैक निकालते कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते, करेक्ट, जो सीएपीए मॉडल में भी होता है, बाकी सब में भी हम देखते हैं। बट कंसिडरिंग अगर मान लो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो ऑब्वियसली मैं इन्फ्लेशन में दिमाग ही नहीं लगाता, ये 4 मार्क्स का होता है। बट 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करना, ऐसे ही तो नहीं दिया है क्वेश्चन ने। ये ट्रिक है इसमें, इसमें और कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है। तो कैसे निकालना है? मेरे को क्या निकालना है? वैक एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। ठीक है। वैक निकालना है एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। कैसे निकालना है? मेरे को 1, मेरे को 10% दिया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 5% दिया था इन्फ्लेशन। तो मैं क्या करूंगा, 1.10 इंटू 1.05 टू दी पावर -1। मल्टीप्लिकेटिव मेथड हम लोग यूज करते, आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो आपका कंसेप्ट पूरा आप अपना देख लो, अभी भी वीक है मतलब। ठीक है। सी मैं डरा नहीं रहा हूं, बट ये ट्रूथ है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है क्यों हम मल्टीप्लिकेटिव मेथड यूज करते हैं ना कि एडिटिव मेथड, फिर कोई बात नहीं, रहने देते। अभी याद कर लो कि मल्टीप्लिकेटिव मेथड यूज होता है, एग्जाम के बाद आप समझना क्यों होता है। बट अभी और दिमाग नहीं लगाना क्यों होता है क्या होता है, बट मल्टीप्लाई मेथड यूज करना है। ठीक है। 15.5 आया। तो हम क्या करेंगे अब, मेरे को तो दिया होता 0 1 2 3, 72 लाख माइनस था 30 40 30, ये मेरा कैश फ्लोज था। करेक्ट। मैं इसका पीवीएफ निकालूंगा तो पीवी आ जाएगा। करेक्ट। अभी मेरे को ये जो पीवी दिया हुआ था दैट वाज गिवन फॉर ओनली 10%, बट आज मेरा डिस्काउंट रेट कितना हो गया? 15.5। करेक्ट। मेरा डिस्काउंट रेट कितना हो गया है? 15.5। मैं इसी के हिसाब से निकालूंगा। तो कैलकुलेटर में क्या करूंगा, 1 डिवाइड बाई 1.15। ठीक है, 1.15
ये आ गया 0.865, ठीक है, 1.155 स्क्वायर, 0.749, 1.15, 1.155 y to the power 3, 0.649, ठीक है। ये तो 72 माइनस रहेगा क्योंकि 1 है, आज तो मेरा पीवी 1 ही होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा जो आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा जो आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा जो आएगा। अगर ये पॉजिटिव है मतलब ये प्रोजेक्ट वायबल है, अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो दिस प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल। समझ आया? क्वेश्चन 1 का ये समझ आया? इट वॉज वेरी इजी, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है, फ्री का मार्क्स आपके लिए, करेक्ट, समझ आया ना? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, ठीक है। क्या बोलता है? यू सोल्ड हांगकांग डॉलर फॉर डॉलर हांगकांग डॉलर 1 CR, ठीक है, वैल्यू स्पॉट टू ए कस्टमर एट 5.7 रुपीज। मतलब आपने आज हांगकांग डॉलर बेचा कोई कस्टमर को, आप मान लो बैंक हो, ठीक है, अज्यूम योरसेल्फ एज अ बैंक। आपने क्या किया है, आज एक हांगकांग डॉलर बेचा है 1 CR, डॉलर 1 CR आपने बेचे एट 5.70, मैंने आज आपने सेल किया, डॉलर सेल किया, एंड कवर्ड योरसेल्फ इन लंदन मार्केट। आपने अगर सेल किया तो बाई कर लोगे, करेक्ट। आपने अगर कोई को हांगकांग डॉलर सेल किया है तो आपको डर क्या है? डर क्या बताओ? हांगकांग डॉलर का प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, वही डर है आपको। तो आप क्या करोगे? अपना डर बचाने के लिए बाई कर लोगे, तो आपने हांगकांग डॉलर बाई कर लिया। ऑन द सेम डे व्हेन द एक्सचेंज रेट वेयर यूएस डॉलर, तो ये इसको आप इंटरप्रेट कैसे करोगे? हांगकांग डॉलर डिवाइडेड बाय यूएस डॉलर, ऐसे इंटरप्रेट करोगे, ठीक है। लोकल इंटरबैंक मार्केट सेम, इसको करोगे रूपी प्लस डॉलर, ऐसे इंटरप्रेट करोगे। ये समझ आया? ये समझ आया क्या कैसे इंटरप्रेट करूंगा? मेरा इजी है इसके लिए, समझ आया? ठीक है। कैलकुलेट कवर रेट एंड एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजैक्शन, इग्नोर ब्रोकरेज। क्या बोलता है? आप कवर रेट निकालो, मतलब आप किस रेट पे कवर कर रहे हो लंदन मार्केट पे, एंड फिर आप अपना प्रॉफिट और लॉस निकालो कि आपने जो 5.7 पे बेचा है। तो मैंने क्या किया था, मैंने हांगकांग डॉलर बेचा है, मैंने हांगकांग डॉलर बेचा है 5.70 पे, करेक्ट, इस पे बेचा है मैंने। अभी कवर रेट निकालना है मेरे को, ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? मेरे को कवर रेट निकालना है। आप क्या करोगे अभी? देखो, ये क्रॉस रेट है एक्चुअली, ये जो है, ये जो है क्रॉस रेट है, मतलब ए बाई बी जो एक कोई रेट है, फिर मैंने रूपी पर डॉलर और हांगकांग डॉलर है ना, हांगकांग डॉलर बाई डॉलर। तो ये क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, मतलब ए बाई सी हो गया। ये जो ए बाई बी है, मतलब हम जो मैं जो समझा रहा हूँ आपको, मान लो ए बाई बी और मेरा सी बाई बी है, ठीक है। जब मेरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? ए बाई सी कर देते, करेक्ट, यही हमें पता है। तो मेरा जो रूपी पर डॉलर है, मेरा जो रूपी पर डॉलर है दैट इज क्या, 42.7, और क्या है 42.85, करेक्ट। और हांगकांग डॉलर डिवाइड बाय यूएस डॉलर जो है वो क्या है, 7.588 डिवाइड बाय 7.5920, यही है, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, देखो, हम अगर हांगकांग डॉलर बाई करेंगे, पहले ये समझते हैं। पहले हमने क्या किया था, रुपया, हमने हांगकांग डॉलर सेल किया हमने हांगकांग डॉलर हमने सेल किया। अगर हमने सेल किया तो हमको क्या करना पड़ेगा? हांगकांग डॉलर बाई करना पड़ेगा, करेक्ट। अगर हम हांगकांग डॉलर बाई करना चाहेंगे तो हमको यूएस डॉलर सेल करना पड़ेगा। तो हम जब यूएस डॉलर सेल करेंगे तो जो सामने वाला पार्टी है, तो इंटर पार्टी है, वो क्या करेगा? वो बाई करेगा। तो हम ये एक रेट लेंगे। अब हम जो हांगकांग डॉलर हमने क्या किया है, यूएस डॉलर सेल कर दिया। यूएस डॉलर सेल करने के लिए हमें डॉलर खरीदना भी पड़ेगा। तो जब हम डॉलर खरीदेंगे, क्या रेट पे खरीदेंगे? 42.85 पे खरीदेंगे, करेक्ट। तो हमारा समझ आया कि क्या लॉजिक मैं बोल रहा हूँ? मैंने क्या किया, अगर आपको नहीं समझ आया, ये हांगकांग डॉलर, ठीक है, ये मैंने सेल कर दिया है सपोज शाम को, ठीक है, शाम को मैंने सेल कर दिया। अब
मैं बैंक हूँ, मैं एचडीएफसी बैंक हूँ, एचडीएफसी ने हांगकांग डॉलर सेल कर दिया श्याम। अब एचडीएफसी को डर है कि हांगकांग डॉलर ऊपर नीचे नहीं हो जाए, वो अपने आप को कवर करेगा। कवर करने के लिए क्या करेगा, वो हांगकांग डॉलर को क्या करेगा, बाई करेगा। ठीक है, सपोज वो बाई करा आईसीआईसीआई से, ये जो रेट है आईसीआईसीआई का रेट है मान लो। ठीक है, इतना समझ आया, इजी वे पे मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मेरे को बाई करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे को हांगकांग डॉलर बाई करना है तो मेरे को रुपया, मैं इंडियन रुपी हूँ, ठीक है, मेरे पास रुपया से तो नहीं है हांगकांग डॉलर का एक्सचेंज, तो मैं क्या करूंगा, यूएस डॉलर को सेल करूंगा। करेक्ट, तो यूएस डॉलर जब मैं सेल करूंगा आईसीआईसी क्या करेगा, बाई, तो 7.588 में मैं सेल करूंगा। करेक्ट, ठीक है, मैं ले लिया। अब डॉलर लेके मैं करूंगा क्या, मेरे पास तो डॉलर भी नहीं चाहिए, मेरे को रुपया से मतलब है, तो रुपया क्या करूंगा मैं, बाई। तभी तो मैं डॉलर बाई करके तभी तो हांगकांग डॉलर पे एक्सचेंज करूंगा। करेक्ट, तो 42.85, तो मेरा रेट क्या हो जाएगा, रुपया डिवाइड बाई हांगकांग डॉलर, ये क्या हो जाएगा मेरा एक्सचेंज रेट 42.85 डिवाइड बाई 7.588, मतलब 42.85 डिवाइड बाई 7.588, दैट इज योर 5.647। ठीक है, ये मेरा हो गया रुपी डिवाइड बाई हांगकांग डॉलर, ये मेरा कवर रेट हो गया। तो मैंने क्या किया था, सेल किया था 5.7 पे, मैं सेल किया था 5.7 पे, मैं सेल किया था 5.7 पे, मैं बाई किया हूँ 5.64 पे, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 0.06 इंटू हांगकांग डॉलर जो भी है 1 करोड़, जो भी आएगा वो आपका प्रॉफिट है। समझ आया, ये समझ आया, समझ आया क्या। अभी आप परसेंटेज यहाँ पे निकाल रहे 5.64, मैं बोला 647 नहीं लेना, जो भी आएगा आपका वो प्रॉफिट है, दैट इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों हुआ, आपने सेल किया हायर रेट पे, बाई किया, अपने आपको कवर किया एट लोअर रेट, दिस इज योर बाई रेट, दिस इज योर सेल रेट। अगर ये ऑपोजिट हो जाता तो आपको लॉस होता। करेक्ट, समझ आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ये इसका जो मैं ये 3 बोल रहा हूँ करेंसी ऑप्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, करेंसी, अच्छा आपको नहीं दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है। 2 का ए इज इंपॉर्टेंट, हम समझते क्या है, ए लिमिटेड है, यूके वाला हैज इंपोर्टेड सम केमिकल वर्थ रुपीज डॉलर समथिंग फ्रॉम वन ऑफ द यूएस सप्लायर्स। ए लिमिटेड को यूके वाला बंदा है, उसने क्या किया है, ए लिमिटेड है, उसने क्या किया है, डॉलर का कुछ अमाउंट उसने खरीदा है, माल खरीदा है। द अमाउंट इज पेबल इन 6 मंथ्स फ्रॉम टाइम, मैंने आज से 6 महीने बाद वो पे करना है, ये पे करना है क्या, 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ, 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, द रेलिवेंट स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स आर इतना, स्पॉट रेट बोला है, स्पॉट रेट क्या बोला, डॉलर डिवाइडेड बाई आपका जीबीपी, डॉलर डिवाइड बाई जीबीपी। ठीक है, जो आपका रेट है, ऐसे लिखते हैं हम लोग कुछ ऐसा, ऐसे ही लिखते हैं एक्सचेंज रेट जीबीपी, ये है आपका, और फॉरवर्ड का भी बोला डॉलर डिवाइड बाई जीबीपी, ये मेरे को रेट दिया हुआ है। द बोरोइंग रेट इन यूके एंड यूएस आर 7% एंड 6% रेस्पेक्टिवली एंड द डिपॉजिट रेट है 5 है ना। तो अगर आप यूके में बोरो करोगे तो 7% में बोरो कर सकते हो, डिपॉजिट करोगे तो 5.5 में, एंड यूएस का भी ऐसे दिया हुआ है। करेंसी ऑप्शन आर अवेलेबल, विच वन ऑप्शन, ये वाला दिया हुआ है। द कंपनी इज 3 चॉइसेस, फॉरवर्ड कवर, मनी मार्केट कवर, करेंसी ऑप्शन। तो 3 चीजें कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी पहला तो कर सकती है कि वो फॉरवर्ड कवर कर सकते हैं अपने आप को, कि भाई 6 महीना बाद क्या मैं आज ही कवर कर लेता हूँ अपने को, 6 महीने का आज ही लॉक इन कर लेता हूँ रेट, ये कर सकती है। सेकंड हो सकता है मनी मार्केट कवर कर सकती है, बोरो डिपॉजिट कर सकती है, एंड थर्ड हो गया करेंसी ऑप्शंस। ये 3 ऑप्शंस मेरे पास है, तो लेट्स गो वन बाय वन। फॉरवर्ड कवर जब करेगी तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी को जब फॉरवर्ड कवर करना होगा कंपनी क्या करेगी, तो डॉलर का मेरे को दिया हुआ है, डॉलर बाई जीबीपी क्या रेट दिया हुआ है, 1.5455, 1.5455 डिवाइडेड बाई 1.56। मेरे को क्या करना बताओ, मेरे को डॉलर पे करना है, तो मैं क्या करूंगा, डॉलर, मैं डॉलर क्या करूंगा बताओ, मैं डॉलर क्या करूंगा, मेरे को अगर डॉलर पे करना है, मेरे को सामने वाले पार्टी को डॉलर पे करना है, तो मैं डॉलर बाई करूंगा। डॉलर बाई मतलब क्या, जीबीपी सेल करूंगा मैं। करेक्ट, तो ये रेट लूंगा 5.5455, तो मेरे को कितना था, डॉलर समथिंग क्या था, 364897, डॉलर 364897, इतना मेरे को चाहिए, क्या रेट पे चाहिए,
1.5455 पे चाहिए। अब मैं क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जो मेरा बेस करेंसी है वो अलग है एंड जो मेरे को जिस पे कन्वर्ट करना है वो अलग है। अगर ये डॉलर पे रहता तो मैं मल्टीप्लाई करता, करेक्ट। तो ये जो भी आएगा 364897 डिवाइड बाई 1.5455 समथिंग 236 102 ये आएगा फॉरवर्ड कवर। समझ आया? फॉरवर्ड कवर समझ आया? फॉरवर्ड कवर समझ आया? पक्का? ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि मनी मार्केट कवर। मनी मार्केट में अगर मैं कवर करूंगा अपने आप को तो मैं कैसे मनी मार्केट में कवर करूं, ये बताओ। तो मनी मार्केट में हम कैसे कवर करेंगे? मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 6 महीने बाद $364 चाहिए। इसको मान लो ना एक बार आप, इजी वे के लिए मैं मान लेता हूँ इसको मैं 100, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं कर, आपने नंबर यही लेना है। मान लो मेरे को 6 महीने बाद $100 चाहिए, तो मैं आज क्या करूंगा, आज मैं उसका पीवी निकालूंगा कि मेरे को 6 महीने बाद $100 चाहिए, तो आज मेरे को कितना चाहिए अगर मैं स्पॉट पे खरीदना चाहूँ। तो मैं क्या करूंगा, 1.45 से माइनस करूंगा, डिवाइड करूंगा, करेक्ट। क्योंकि मेरा तो डिपॉजिट रेट यही है ना। मैं डॉलर पे अगर डिपॉजिट करूँ, मैं क्या करूंगा, मैं तो यूके का कंपनी, तो मेरे पास तो जीबीपी है मेरा फंक्शनल करेंसी। मेरे को 6 महीने बाद डॉलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आज पीवी कितना ये बताओ। तो मैं आज पीवी कैसे निकालूंगा उसका, 364,897 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.045 डिवाइड बाई 2 करके जो भी आएगा, मान लो 356867 ये आया, 356867 ये मेरे को आज चाहिए। दिस इज माई पीवी टुडे। आज इतना मेरे को डॉलर चाहिए। ये डॉलर मैं क्या करूंगा, स्पॉट पे खरीदूंगा। स्पॉट रेट क्या था मेरा, 1.5617 1.5617 डिवाइड बाई 1.5673 1.5673 ये मेरा स्पॉट है। ये मेरा, एक सेकेंड, हाँ ये मेरा स्पॉट है, करेक्ट। तो मेरे को क्या चाहिए, $8 चाहिए, तो 1.5617 में मैं खरीदूंगा 356867 डिवाइड बाई 1.5617। तो मैं आज जीबीपी कितना खरीदूंगा, मैं 228511 इतना मैं करूंगा। अभी जो मैं जीबीपी लिया इसमें तो मेरा खर्चा भी लगेगा, मैं जीबीपी में घर पे तो नहीं है, मैं इसको बोरो करूंगा। बोरो क्या रेट पे करूंगा, यूके का रेट पे, करेक्ट। तो यूके का रेट कितना है, 7%। यूके का रेट 7% है इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने के लिए बोरो करूंगा जो आया। तो मेरा टोटल खर्चा क्या होगा, 228511 प्लस ये इंटरेस्ट, मतलब इंटू 7% डिवाइडेड समथिंग अराउंड 8K आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 8K ऐड कर दो, तो 236511 ये मेरा टोटल कॉस्ट है। पहले मेरा फॉरवर्ड कवर करा था तो मेरे जीबीपी में कॉस्ट पड़ा था 236102। मैं अगर मनी मार्केट में जाता हूँ, ठीक है, तो मेरा कॉस्ट है 236511, तो मेरे को ज्यादा ही पड़ रहा है, तो मैं ये दोनों में से तो फॉरवर्ड कवर में जाऊंगा, करेक्ट। समझ आया? बट अभी थर्ड ऑप्शन है मेरे पास, करेंसी का ऑप्शन, तो वो समझते कर। फिर मैं यही बोला, दिस इज लिटिल ट्रिकी एज आई फील एज ए स्टूडेंट, मेरे को लगता था कि भाई ये थोड़ा ट्रिकी है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे को चाहिए कितना, 364897 इतना मेरे को डॉलर चाहिए, बराबर 6 महीने बाद। मेरा क्या बोलता है, करेंसी ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर विच वन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर जीबीपी 12500। एक कॉन्ट्रैक्ट का जीबीपी वैल्यू कितना है, जीबीपी वैल्यू इज माई 12500, करेक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू। द ऑप्शन प्रीमियम फॉर जीबीपी एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ यूएसजी इज इतना। तो डॉलर बाई जीबीपी का जो स्ट्राइक रेट है वो 1.7 है, ठीक है। उसका जो मेरा प्रीमियम है, तो कॉल का प्रीमियम 0.37 है एंड पुट का प्रीमियम है 0.96 और 0.0, हाँ 0.037 एंड 0.096 ये मेरे को डेटा दिया हुआ। अब बोला मैं अगर करेंसी ऑप्शन लूंगा तो मेरा क्या फायदा है। अब देखो, मेरे को 364,897 मेरे को इतना डॉलर चाहिए। पहले मेरे को जानना, अगर मैं ऑप्शंस में जाऊंगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितना मेरे को बाई करना है, कॉल का या पुट का। अब मैं बताऊं, अब मैं क्या करूंगा, कॉल लूंगा या पुट लूंगा, पहले ये डिसाइड करते, ये बताओ। मेरे को क्या डर है कि डॉलर का रेट कम नहीं हो जाए, करेक्ट। मतलब जीबीपी अगर
मतलब पहले अगर मान लो मैं एक जीबीपी से $5 ले सकता था, तो मैं ये नहीं चाहता कि एक जीबीपी से मैं भी $4 ले पाऊं। मैंने जीबीपी डेप्रिशिएट नहीं कर दिया, मेरा यही मानना डर है। तो मेरा जब ये डर है तो मैं जीबीपी का पुट ही लूंगा 0.096, यही लूंगा मैं। इतना क्लियर है? वाई विल नॉट टेक कॉल, वाई विल टेक पुट, इतना क्लियर है? हाँ या ना? इतना क्लियर है या नहीं? क्लियर है, ठीक है। तो मेरे को तो इतना डॉलर है, तो मैं डॉलर पे, ये जो जीबीपी है इसको मैं डॉलर पे कन्वर्ट करूंगा कि भाई अगर डॉलर कॉन्ट्रैक्ट होता तो कितना होता। तो डॉलर में कितना होगा, मेरे को दिया हुआ ये 1.7, तो मैं क्या करूंगा 12,500 इंटू 1.7 करके डॉलर निकालूंगा। कितना आता 12,500 इंटू 1.7, मैंने 21,250। इतना मेरा डॉलर होता है एक कॉन्ट्रैक्ट का। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल लेंगे हम, 364,897 डिवाइड बाई 21, 250 समथिंग 17.17 आ रहा है, 17। अब आपको ये पता है कॉन्ट्रैक्ट होल नंबर में होता है, मतलब एक ले सकते हो, दो ले सकते हो, तीन ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 20, सारे 20, सारे 21 ऐसे नहीं लग सकते। तो आप अपने आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से कितना हेज करोगे, 17 कॉन्ट्रैक्ट से, करेक्ट। एंड जो 0.17 का जो वैल्यू है वो आप कैसे अपने आपको हेज करोगे, वो हेज करोगे फॉरवर्ड कवर से, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो, फॉरवर्ड कवर, मनी। अभी आप मनी मार्केट से क्यों नहीं करोगे, बहुत छोटा अमाउंट आएगा, 2-3 हजार 5 हजार आएगा, तो वो आप ऑब्वियसली मनी मार्केट पे नहीं जाओगे, आप उसको क्या करोगे, फॉरवर्ड कवर कर लोगे। समझ आया? ये समझ आया, ठीक है। तो मैं 17 कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, 17 कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू क्या, 21,250 के हिसाब से जो आएगा, दैट आई विल कवर माई सेल्फ, ठीक है। 0.17 का वैल्यू निकालूंगा मैं कैसे, 364,897 माइनस ये जो आया, ये वाला जो आया, तो ये मेरा हो गया, मेरा ये मैं फॉरवर्ड कवर करूंगा अपने आप को, ठीक है, विद द रेट ऑफ 1.5455, ठीक है। समझ आया? ऑप्शन का प्रीमियम कैसे निकालूंगा मैं, मेरा ऑप्शन का प्रीमियम कितना निकालूंगा मैं, 17 कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहा हूँ, 12,500 पे ले रहा हूँ मैं, जीबीपी में क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जीबीपी में शॉर्ट कर रहा हूँ, पुट ले रहा हूँ, इंटू 0.096, ये मेरा ऑप्शन का प्रीमियम आया, ठीक है। तो टोटल पेमेंट मेरे को कितना करना है, 17 इंटू 12, 21,250, ठीक है, 17 इंटू 12,500, जो मेरा आया, मेरे को टोटल, तब मेरा टोटल कॉस्ट क्या पड़ा वो हम निकालना है, 17 इंटू 12,500, ये एक आया, प्लस मेरा ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो एक आएगा, प्लस मेरा जो फॉरवर्ड कवर किया जो मेरा टोटल है वो आएगा, ठीक है। ये टोटल आएगा, ये टोटल आया, इसको कंपेयर करोगे आप मनी मार्केट कवर वाला से, ये वाले से 236,501 एंड 236,102 से, ये तीनों में जो लिस्ट आएगा वही ऑप्शन आप लोगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज दैट विच ऑफ द ऑल्टरनेटिव इज प्रेफर्ड बाय द कंपनी, जो सस्ता पड़ेगा, ये तीनों में से जो सस्ता पड़ेगा कंपनी को वो लिएगा कंपनी। समझ आया? आई नो दिस इज लिटिल टफ ये वाला, बट आई नो यू कैन अंडरस्टैंड इट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। जो एक्सप्लेन दी मेन फीचर्स ऑफ वैल्यू एट रिस्क, ये मैं थ्योरी पोर्शन में जब मैं करूंगा उसमें कवर हो जाएगा, तो अलग से मैं नहीं करवा रहा हूं उसको, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको दिख रहा है, ये मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर दिया हूँ। एक्सप्लेन दी मेन फीचर्स, वही जो मैंने बोला थ्योरी में, वहां जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, मिस्टर फेडअप वंस इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 520 lakhs एंड हैड अप्रोच हिज पोर्टफोलियो मैनेजर, उसको कुछ रुपए इन्वेस्ट करना है, वो अपने पोर्टफोलियो मैनेजर के पास गया है, पोर्टफोलियो मैनेजर ने उसको इन्वेस्ट आइडिया दिया कि भाई मॉडरेट पे, बेटर पे, गुड पे, वेरी गुड पे, बेस्ट पे इतना इतना अमाउंट लगाओ, उसका बीटा दिया हुआ है। क्वेश्चन बोलता है यू आर एक्वायर्ड टू एडवाइस मिस्टर फेडअप रिगार्डिंग द फॉलोइंग यूजिंग सीएपीए मेथड, सीएपीए मेथड यूज करके आप उसका एडवाइस करो करना चाहिए कि नहीं। सीएपीए में क्या बोला, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो इफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर, तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब मेरा आरएफ, if my RF is 8% and the Nifty is yielding at 10%, मतलब RM is 10%, advisability of replacing security better with Nifty, ये जो सिक्योरिटी, ये जो सिक्योरिटी बेटर है मैं उसको रिप्लेस करूं कि नहीं करूं वो इंपॉर्टेंट है निफ्टी के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो हमें क्या पता है सीएपीएम के हिसाब से ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, ये देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा, ये होता है। मेरे को ये दिया हुआ 8% दिया हुआ, कितना 8 दिया हुआ, ये 8% है, प्लस 10 माइनस 8 इंटू बीटा,
8 प्लस 2 बीटा, ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब मेरे को बीटा निकालना है। बीटा मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसको प्रोबेबिलिटी के गेम पे मतलब वेटेड एवरेज कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं दिखा दे रहा हूँ, कैसे करोगे आप, यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि अगर आपको बीटा निकालना कैसे करोगे आप, 0.5 इसको टोटल करो, 60 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 160, 140 240 360 और ये 520। तो 0.5 इंटू 60 बाई 520 प्लस 1 इंटू 80 बाई 120 520 प्लस 0.8 इंटू 100 बाई 520 प्लस 1.2 इंटू 120 बाई 520 प्लस 1.5 इंटू 160 बाई 520। ये आप निकालोगे, इससे जो बीटा आएगा उसको आप उसको यहाँ पे कर दोगे। सपोज वो बीटा आया 0.7, सपोज 0.7 आया, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आई नो 0.7 नहीं आना चाहिए, बट जो भी आएगा आप आंसर देख लेना, आप अपना कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो 0.7 आया, तो आप क्या करोगे, 8 प्लस 2 इंटू 0.7, ये जो आएगा दैट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। बेटर वाला क्या करोगे आप, अगर देख लोगे, अगर जैसे बेटर का आप कैसे देखो 1 है बीटा, तो आप क्या ही करोगे, आपको पता मार्केट का बीटा भी 1 होता है, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भाई, कोई देयर इज नो डिफरेंस इन चूजिंग बीटा और निफ्टी, कुछ भी ले सकते हो, करेक्ट। समझ आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है 3 का बी का क्वेश्चन इज सेंसेक्स फ्यूचर्स आर ट्रेडेड एट अ मल्टीपल ऑफ 50, सेंसेक्स का फ्यूचर ट्रेडेड एट अ मल्टीपल ऑफ 50, कंसीडर द फॉलोइंग कोटेशंस ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर इन 10 ट्रेडिंग डेज। 10 ट्रेडिंग डे दिया हुआ है। अभिषेक बॉट वन सेंसेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 4 फरवरी, अभिषेक ने 4 फरवरी को कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वाई किया है, ठीक है। द एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन वैल्यू ऑफ द कंपनी 10,000, जो एवरेज डेली चेंज है मतलब जो मीन चेंज है जो मेरा है दैट इज 10,000, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द चेंजेस इज 2000, 2000 ऊपर नीचे था, वॉलेटिलिटी 2000 है। द मेंटेनेंस मार्जिन इज 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन का 75% मेंटेनेंस मार्जिन है, मतलब उससे कम हो जाएगा तो आपको 100% देना पड़ेगा, करेक्ट। आई थिंक आपको पता है मेंटेनेंस मार्जिन और इनिशियल मार्जिन क्या होता है, आई गेस, आई थिंक यू नो दिस, पता है, गुड गुड। यू रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डेली बैलेंस इन द मार्जिन अकाउंट एंड पेमेंट ऑन मार्जिन कॉल्स, मतलब आपको एक तो पहला आपको निकालना है कि मार्जिन का डेली बैलेंस क्या है। डेली आपने मान लो पूछे डिपॉजिट क्या, आपने मान लो 1 रुपया डिपॉजिट किया मार्जिन के हिसाब से, हर दिन आपका बैलेंस क्या है वो जानना है, एंड सेकंड कब का मार्जिन कॉल करना है ये जानना है। इसके लिए हमें 2 चीज जानना पड़ेगा। पहला तो है मेरे को ये जानना पड़ेगा मेरा इनिशियल मार्जिन क्या है, इनिशियल मार्जिन जानना पड़ेगा। इनिशियल मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है ये आप मेरे को बताओ, बताओ। बस क्लास में आप देखते जाओगे, सर करवाते रहे ऐसे थोड़ी होगा, आपको भी इंटरैक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट, आपको भी बोलना पड़ेगा सर ऐसे होगा। दिस इज हाई टाइम बच्चों, अभी आप कर लोगे तो आपका निकल जाएगा। आई वांट यू गाइस टू स्कोर एटलीस्ट 95, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो, आई नो यू कैन स्कोर इट, 95 तो आने चाहिए आपका मार्क्स एएफएम में, आ जाएगा, कॉन्फिडेंस है हमें, यस वी कैन डू इट। चलो, इनिशियल मार्जिन का क्या है, म्यू प्लस 3 सिग्मा, इससे मैं निकालता हूँ म्यू क्या हुआ, दैट इज माई 10,000 मतलब जो चेंज हो रहा है डेली इंटू 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मेरा इनिशियल मार्जिन तो 16,000 हो गया, ठीक है। इतना समझ आया, समझ आया ये। अभी यहाँ पे हाई दिया, लो दिया, क्लोजिंग दिया, आप बताओ क्या लोगे, मार्जिन किस पे डिसाइड होता है। आई थिंक यू आप लोग सीए फाइनल एएफएम में हो, फाइनल में हो, एग्जाम देने वाले हो, इसके बाद आप सीए बन जाओगे, इसमें आपको प्रैक्टिकल थोड़ा तो स्टॉक मार्केट थोड़ा तो देखे होगे, एक बार ना एक बार तो जीरोधा का ऐप या ग्रो का ऐप खोले होंगे, करेक्ट। तो आप बताओ मार्जिन कब लिया जाता है, या आपके दोस्त लोग, अभी इतना फाइनेंस एडुकेशन हुआ, फाइनेंस लिटरेसी, सब लोग आजकल स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, तो आपको आइडिया तो होगा क्या होता है, बताओ। हाई लूंगा, लो लूंगा या क्लोजिंग लूंगा, कौन सा लेंगे हम, क्लोजिंग लेंगे। मार्जिन कभी भी हाई पे या लो पे कॉल नहीं होता नॉर्मली, मार्जिन कॉल होता है क्लोजिंग पे, ठीक है। मार्जिन किस पे कॉल होता है, क्लोजिंग पे। तो मैं क्लोजिंग वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है ये कोई काम के नहीं है, ये जो वैल्यूज है ये कोई काम के नहीं है, मेरा इंपॉर्टेंट है, दिस इज माई इंपॉर्टेंस, क्लोजिंग वैल्यू इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अभी मैं ये क्या करता हूँ, देखो मैंने आपको ये समझा दिया, एक लाइन बाय लाइन आंसर करवाना कोई मतलब नहीं है, हम क्या कर सकते हैं इसका आंसर देख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ आंसर से।
लॉजिक समझा दिया मैं, आपको आंसर से समझा देता हूँ। तो हमने क्या किया, इनिशियल मार्जिन निकाल दिया, ठीक है। चलो मेंटेनेंस मार्जिन में निकाल लेते हैं 16 इंटू 17.5, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ था ना मेरे को कि 75% मेरा मेंटेनेंस मार्जिन है, करेक्ट। तो 75 हो गया 12,000, करेक्ट। अभी मेरे को चेंज इन वैल्यूज निकालना है, क्या करोगे आप, ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाए। मैंने कब लिया था, मैंने 4 फरवरी को मैंने इसने वो लिया था, तो 4 फरवरी को तो मेरा कोई कॉल नहीं आएगा क्योंकि ओपनिंग में मैंने उसी दिन किया है। तो 4 फरवरी को मैंने तो डिपॉजिट ही किया 16,000, करेक्ट, इनिशियल मार्जिन। तो ठीक है, मैं 5 फरवरी से काउंट होगा। 5 फरवरी का क्या है, 4 फरवरी का क्लोजिंग, मतलब 5 का क्लोजिंग माइनस 4 का क्लोजिंग इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये मेरा मार्जिन में चेंज हुआ फ्यूचर वैल्यू में, तो मेरा मार्जिन इससे कम गया। 6 को फिर क्या हुआ, फिर प्राइस ने कम हुआ, इससे कम गया। 7 को क्या हुआ, मेरा कम हो गया, देखो मेरा कम हुआ 12,695, 12,695 उससे 905 और माइनस हुआ, 12,695 माइनस 905, मतलब मेरा वैल्यू हो गया 11,790। ये मेरा वैल्यू हो गया, करेक्ट। मेरा मार्जिन का वैल्यू, मार्जिन अकाउंट का वैल्यू 11,790 हो गया। पर मेरे को क्या बोल रहा है, अगर 75% से कम हो जाए कॉल करेगा। तो मेरा को क्या हुआ, 11,790, मैं कितना से शॉर्ट हूं, मेरे इनिशियल मार्जिन से 16,000 माइनस 11,790, 16,000 माइनस 11,790, तो मेरा 4210 आता है। ये मेरे को फिर कॉल हो गया, तो मेरा मार्जिन अकाउंट का बैलेंस फिर 16,000, करेक्ट। फिर मैं 10 फरवरी को देखूंगा कि जो मेरा बैलेंस है, ठीक है, माइनस प्लस करके पॉजिटिव हो गया, फिर 11th का देखा पॉजिटिव हो गया, 12th का पॉजिटिव हो गया, ऐसे करके बैलेंस बढ़ता गया। 17th को आके देखा मैं 20,850 मेरा बैलेंस था, सॉरी 18th को आके मैं देखा 18,275 से मेरा वैल्यू इतना चेंज हो गया कि मेरा वैल्यू 10,515 हो गया। अगेन मेरा मार्जिन कॉल होगा, मेरा मार्जिन कॉल कितना होगा, 16,000 माइनस 10,515, जो भी आता दैट इज आई थिंक 455485, ये करके मेरा मार्जिन वैल्यू फिर 16,000 हो गया। समझ आया ये समझ आया, क्वेश्चन समझ आया क्या, आंसर समझ आया, हाँ या ना। मेरे हर बच्चे को समझ आना चाहिए। सी मैं क्यों आंसर में गया, द रीजन इज कि मैं वो लिख के समझाना है, दैट इज वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड माई टाइम ऑल्सो। हमें ऑप्टिमिस्टिक काम करना, ऑप्टिमाइज करके काम करना, ऑप्टिमिस्टिक भी रहना है, ऑप्टिमाइज करके भी काम करना, एफिशिएंसी से काम करना। मैं उसको नोट्स में लिख के अभी कोई मतलब नहीं है आपके लिए, कोई वैल्यू एड ऑन नहीं करूंगा, बट मैं अगर समझा पा रहा हूँ दैट इज द वैल्यू एड ऑन आई एम गिविंग टू यू, करेक्ट। समझ आया। अब आते हैं क्वेश्चन 4A पे। 4A पे क्या क्वेश्चन है ये समझते हैं। Valuation of Hansel Limited has been done by an investment analyst based on the expected FCF of 54 lakh for the following year. Expected growth rate of 9%. The analyst has estimated the value. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है वैल्यू कैसे निकलता है, वैल्यू निकलता है FCF F डिवाइड बाई R माइनस G, इससे वैल्यू निकलता है। वो बोलता है 1800 लाख का वैल्यू निकालना है, कैसे, 54 लाख डिवाइड बाई आर उसको पता नहीं, यहाँ तक तो आर नहीं दिया था मेरे को। अब ही कमिटेड अ मिस्टेक ऑफ यूजिंग बुक वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। तो मेरा वैल्यू क्या होता है 50 आर माइनस 0.09, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि बुक, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन बोलता है उसने गलती से बुक वैल्यू ले लिया, बट मार्केट वैल्यू लेना चाहिए, करेक्ट, हमें पता ही है मार्केट वैल्यू लेना चाहिए। बच्चा ने गलती कर दी, हम सुधार देंगे, हम सीए इसीलिए बन रहे, करेक्ट। क्या बोला, हाउ आई कमिटेड यूजिंग द बुक वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी, ठीक है, उसने गलती से डेट बुक वैल्यू ले ली। हो सकता है डमी आर्टिकलशिप लिया हो, इसलिए उसने गलती से ले लिया होगा, पर हम तो आर्टिकलशिप किए, हमें पता है क्या होना चाहिए, तो हम आ जाएंगे, समझ लेंगे। द बुक वैल्यू वेट एम्प्लॉयड बाय द एनालिस्ट आर नॉट नोन, वो हमें पता ही है, चोरी छुपे के काम किया तो भाई बुक वैल्यू पता नहीं हमें, करेक्ट। बट यू नो दैट हैंसेल लिमिटेड हैज कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ 20%, मतलब आपको पता है कि जो केई है मेरा दैट इज 20% एंड जो केडी है दैट इज 10%, ये मेरे को पता है। चलो गुड, कुछ तो पता है। द वैल्यू ऑफ इक्विटी इज थ्राइस इट्स बुक वैल्यू, इक्विटी का जो भी बुक वैल्यू है, मान लो इक्विटी का बुक वैल्यू 1 है, तो उसका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 3 टाइम्स, ठीक है। वैसे ही whereas द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स डेट इज 9/10 ऑफ द बुक वैल्यू, अगर उसका डेट का बुक वैल्यू इज 1, तो उसका मार्केट वैल्यू होगा 1 into 9/10, 9/10, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ हैंसेल लिमिटेड, ये निकालना है मेरे को।
तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले हमें ये जो पता है ना, पहले हम क्या करेंगे, इस आर निकाल लेंगे। आर कैसे निकालेंगे, चलो निकाल के देखते हैं। आर हो गया मेरा 12%। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व मैं नहीं सिखा रहा हूँ, आपको पता हो, इतना तो आपको पता होगा, आप इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। करेक्ट, मेरा आर हो गया 12%। अब आर इज माई वैक, वो कैसे निकलता है, 12 इक्वल्स टू weight in of the debt into cost of debt plus weight of equity into cost of equity। 12 इक्वल्स टू वेट ऑफ डेट, मान लो वेट ऑफ डेट ही मान लो, केडी मेरे को 10% दिया हुआ था, प्लस वेट ऑफ इक्विटी कैन बी 1 माइनस वेट ऑफ डेट। करेक्ट, के ही दिया हुआ था 20%। यहां से आपको वेट ऑफ डेट निकल जाएगा, निकाल देते हैं। वेट ऑफ डेट कितना आ गया, 80% आ गया। ठीक है, ये हो गया मेरा बुक वैल्यू ऑफ डेट था। तो बुक वैल्यू ऑफ मेरा इक्विटी कितना हो गया, 20%। मेरे को क्या बोला था, मार्केट वैल्यू इक्विटी 3 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, मतलब मेरा ये होना चाहिए 60%। करेक्ट, एंड माय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 9/10 ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब 9/10 दैट इज 72 होना चाहिए। करेक्ट, तो मेरा टोटल वैल्यू आज क्या हो गया, अब टोटल वैल्यू क्या हो गया, 72 प्लस 60 दैट इज माई 132। इसके हिसाब से अब मैं आर निकालूंगा। आर कैसे होगा, 72 इंटू 10 प्लस 60 डिवाइड बाई 132 इंटू 20। इससे आर निकालूंगा। जी तो मेरे को पता ही था, आर यहाँ पे पुट करूंगा, 54 लगेगा, वैल्यू निकाल लूंगा मैं अपना। क्वेश्चन मेरे को यही बोला था, वैल्यू निकालने बोला था। क्वेश्चन मेरे को वैल्यू निकालने बोला है, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ एनसेल लिमिटेड। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, मेरे को जो जो दिया हुआ था मेरे को निकालना करेक्ट वैल्यू के लिए। मेरे को 3 चीज चाहिए, एक है एफसीएफएफ चाहिए, एक है आर चाहिए, एक है जी चाहिए। बराबर, मेरे को पता है एफसीएफएफ सही था, मेरे को कुछ बोला नहीं, जी सही था, बोला नहीं। मेरे को बोला आर गलत था। आर क्यों गलत था, उसने मार्केट वैल्यू ऑफ डेट की जगह बुक वैल्यू ऑफ डेट ले लिया। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी के, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की जगह बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी ले लिया। हमें ये पता है, तो हमें निकालना पड़ेगा डेट और इक्विटी का बुक वैल्यू का वेटेज क्या लिया था उसने निकालने के लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट तो मेरे को पता ही है। करेक्ट, हमने क्या किया, पहले बुक वैल्यू निकाल दिया, फिर मेरे को बोला मार्केट वैल्यू इज सम एक्स ऑफ योर बुक वैल्यू, तो हमें उससे मार्केट वैल्यू निकाल दिया। जब हमने बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू निकाल लिया दोनों, अब हम क्या करेंगे, डेट निकालेंगे, वैक निकालिए, वैक अब फिर वी विल पुट इन दैट इक्वेशन और हम वैल्यू निकालेंगे। समझ आया क्या, पक्का। अगर आपको अभी तक समझ आ रहा है क्वेश्चंस और लग रहा है आपको मैं कर पा रहा हूँ, हेल्प कर पा रहा हूँ, आपको क्लियर हो रहा है आपका थॉट्स प्रोसेस, ठीक है, एंड आई एम बीइंग एबल टू ऐड सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो विथ योर स्टूडेंट्स, विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, एंड प्लीज कमेंट लाइक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 का बी, सी आप मेरे को अगर see your like and comment will help me to be motivated and to share all these videos और भी ज्यादा, ठीक है, और भी enthusiasm से मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा, और भी एनर्जेटिक वे से मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, अगर आप मेरे को मोटिवेट करोगे, हेल्प करोगे, विद दिस आई कैन ऑल्सो हेल्प यू इन योर प्रिपरेशंस। करेक्ट, एंड हम साथ में आगे बढ़ेंगे। एंड आई अश्योर यू, खाली क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल लेके चलना चाहता हूँ। बस थ्योरी एग्जाम ठीक है, अभी तो अपना फोकस एग्जाम क्लियरेंस है, बट लेट्स गो एंड सॉल्व इट एंड क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। क्लियर कर लोगे, आराम से हो जाएगा, इजी है, ठीक है, बस दिमाग लगा के क्वेश्चन लगाओ। चलो 4B पे आते हैं। 4B पे क्या है क्वेश्चन, बीएससी का 5000 प्राइस है, जो कि है नहीं अभी, भयानक भाग गया। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 10,10,000 है, गुड। आरएफ है मेरा 9%, डिविडेंड यील्ड है मेरा 6%, बीटा है 1.5। क्या बोल रहा है भाई, we assume that a future contract on the BSE index with further is maturity used to hedge the value of the portfolio over next 3 months. One future contract is delivering based on the future. क्या बोल रहा है, उसको 3 महीना तक कोई हेज करना है, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो। एक कॉन्ट्रैक्ट का दिया हुआ है, मेरे को प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट निकालना, तो पहले तो मेरे को ये निकालना कि कितना रुपया हेज करना है, व्हाट इज द अमाउंट मैं हेज करना चाह रहा हूँ, पहले मेरे को वो निकालना जरूरी है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मेरे को प्राइस भी निकालना, फिर मेरे को गेन या शॉर्ट पोजीशन में निकालना, तो मैं कितना हेज करूँ वो इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस तो इजी है, आप निकाल लोगे 5000
प्राइस ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? प्राइस ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? H0 इंटू ए टू द पावर आर माइनस एफ टू द पावर टी, ये होता है। वरना आप कर सकते हो H0 प्लस H0 इंटू आर एफ माइनस डिविडेंड डील इंटू टाइम पीरियड, ये होता है। तो हम ये इक्विटी में ये फॉर्मूला लेते हैं, आपको पता है। तो 5000 प्लस 5000 इंटू 0.03 इंटू 3/12, करेक्ट। अच्छा सॉरी, 4 महीने के लिए ना, 4/12। अब ये करके ये वैल्यू निकाल लोगे, प्राइस निकाल लोगे, इजी है। फिर मेरे को बोलता है गेन या शॉर्ट ऑन शॉर्ट पोजीशन। आपने शॉर्ट पोजीशन लिए, इंडेक्स टर्न आउट टू बी 4503, 3 महीने बाद। तो आप बेसिकली क्या कर रहे थे, 3 महीने बाद 4 महीने का हेज कर रहे थे, करेक्ट। तो बोलता 3 महीने बाद अगर 4500 हो जाता है पोर्टफोलियो पोजीशन, तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। पहले तो मैं हेज रेशियो निकालूंगा। हेज कैसे करूंगा मैं, मेरा वैल्यू ऑफ मेरा फुल वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई मेरे को कितना चाहिए, मेरे को नंबर ऑफ मेरा प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो भी आएगा, सपोज जो भी आया, तो मेरा 50 था, 50 इंटू प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मेरा पहले तुम ये को ये समझना ना, वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा वो मेरे को समझना है, नंबर निकालना है मेरे को, ठीक है। और मेरा बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो के इंटू 1.5, यही है वैल्यू ऑफ। हम हेज का वैल्यू कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालते हैं, सेम है, वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंटू मेरा बीटा, करेक्ट। यहाँ से मेरे को निकल जाएगा मेरा कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे को हेज करना है, शॉर्ट लेना है, करेक्ट। अब फ्यूचर प्राइस मेरे को निकालना 4500 हो गया। 3 महीने के बाद अगर मान लो H0 4500 हो गया, तो मेरे को अब निकालना प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेम थिंग 45 प्लस सेम थिंग आप करोगे। चलो मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ, सेम थिंग करोगे आप क्या करोगे, 4500 प्लस 0.09 माइनस 0.06 इंटू 1 महीना का, क्योंकि तीन देखो आपको 4 महीने का हेज करना था, 3 महीने का हो गया, 3 महीने बाद 4.5, तो 1 महीना का ही बचा, करेक्ट। तब 1 महीने का निकाल लोगे, जो आया आपका प्राइस उसको आप अपना ये प्राइस से माइनस करोगे, जो आपका ये प्राइस आया था ये प्राइस से ये प्राइस माइनस करोगे, करेक्ट। तो जो आपका प्राइस आएगा उसको नंबर ऑफ मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 50 से, तो आपका फ्यूचर का प्राइस आ गया, शॉर्ट आपने गेन किया या लॉस किया। समझ आया, ये समझ आया, नहीं समझ आया क्या? पहले तो मेरे को प्राइस निकालना था, मैंने प्राइस निकाला, प्राइस इज इजी, मैं हम लोग जैसे प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बट फिर मेरे को बोला कि शॉर्ट पोजीशन अगर लिया हूं मैंने, तो गेन या लॉस क्या होगा। आप जब गेन या लॉस निकालोगे, आपको मेनली क्या देखना है, आपको मेनली देखना है आपने कितना प्राइस पे एंटर किया था और कितने प्राइस का स्क्वायर ऑफ करोगे। सपोज इस एग्जांपल में आपने क्या किया, शॉर्ट पोजीशन किया, तो आपने सेल किया था फ्यूचर, तो आप फ्यूचर क्या रेट पे सेल किए थे, कवर का स्क्वायर ऑफ करोगे तो मतलब क्या बाई करोगे, तभी आपका पोजीशन क्लोज होगा। तो आपने क्या पोजीशन पे बाई किया, जो दोनों का डिफरेंस है इतना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उतना आपका प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। समझ आया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का ए। 5 का ए का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, हम कर लेंगे वो भी, ठीक है। क्या बोलता, अभिमान लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ जनम लिमिटेड एंड इज एक्वायरिंग स्वाभिमान लिमिटेड विच इज ऑल्सो सब्सिडियरी ऑफ जनम लिमिटेड। मतलब क्या बोलता है क्वेश्चन, जनम लिमिटेड है, ठीक है, इसका एक अभिमान है, एक ए बोलते हैं, एक स्वाभिमान है, एस बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, अभिमान क्या कर रहा है, स्वाभिमान को एक्वायर कर रहा है, ये क्वेश्चन है, इतना सा समझ लो पहले, ठीक है, एक्वायर कर रहा है। अभी मेरे को अभिमान का डिटेल दिया हुआ है, स्वाभिमान का डिटेल दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग 50%, 60%, शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, पेड वैल्यू ऑफ पर शेयर, ठीक है, फ्री फ्लोट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी रेशियो। Janam Limited is interested in doing justice to both the companies. The following parameters have been assigned by the board of Janam Limited for determining the swap ratio. मतलब अभिमन्यु, अभिमान जो भी है वो स्वाभिमान को लेना चाह रहा है, तो उससे मेरे को क्या निकालना, मेरे को निकालना स्वैप रेशियो, मतलब अभिमान कितना शेयर दे अपना स्वाभिमान को, उसके नंबर ऑफ शेयर्स के, यही हिसाब होना चाहिए, ठीक है। तो बोलता है जनम बहुत अच्छा है, तो वो अपना हिसाब से बोल रहा है बोर्ड। बुक वैल्यू पर शेयर दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से निकलेगा मार्केट प्राइस। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द स्वैप रेशियो। आपको क्या निकालना है, आपको स्वैप रेशियो निकालना है। एंड आपको क्या निकालना है, बुक वैल्यू, अर्निंग पर शेयर एंड द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ स्वाभिमान लिमिटेड, एस्टिमेटिंग अज्यूमिंग पी रेशियो ऑफ अभिमान लिमिटेड रिमेन्स द सेम एंड ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ स्वाभिमान आर टेकन एट बुक वैल्यू। तो ये चीज आपको कुछ निकालना है, हम वो भी निकाल देंगे। तो पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें स्वैप रेशियो निकालना है। तो स्वैप रेशियो निकालने के लिए क्या हमें चाहिए, अभिमान का और इसका
हमको ये चाहिए कि बुक वैल्यू क्या है पहला, उसका बुक वैल्यू, उसका ईपीएस, उसका मार्केट प्राइस। क्यों हमें ये तीनों क्यों चाहिए? क्योंकि उसके हिसाब से निकालने बोला है मेरे को, करेक्ट। तो हम निकाल लेते हैं। बुक वैल्यू दिया हुआ है क्या मेरे को, पहले हम देख लेते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर आपको नहीं दिया हुआ, ये आपको पेड अप वैल्यू दिया है, मतलब इतने पे आपने वो किया था। तो हम निकालते हैं, लेट्स डू इट, ठीक है। ये हम निकालते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, पेड अप रिजर्व्स दिया हुआ है। तो हम इससे क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ टोटल इक्विटी कैपिटल निकाल लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे, तो मेरा बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। पहले इतना कर लेते हैं, ठीक है। अभिमान का क्या दिया हुआ है, अभिमान का शेयर कैपिटल 200, 100, 900, 600, 200, 100, 900, 600, माने 1100 और 700, यही है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं दिए हुए हमें, हाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है ना, 200 डिवाइड बाई 100 माने 2 लाख हो गया। मेरे को नंबर ऑफ, इससे क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मेरा शेयर्स निकलेगा, कैसे निकलेगा, 200 डिवाइड बाई 100 माने 2 लाख, एंड इसका 100 डिवाइड बाई 10 मतलब 10 लाख, यही होगा, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, इसका कितना 2 लाख, 2 लैक्स, इसका है 10 लैक्स, ठीक है। तो 1100 लाख डिवाइड बाई टू, ये हो गया 550 रुपीज, और 700 डिवाइड बाई 7 मतलब ये हो गया 70 रुपीज। यही हो गया मेरा बुक वैल्यू, मेरा बुक वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, मार्केट शेयर निकालना है। मार्केट शेयर के लिए क्या हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन पता होना चाहिए कितना है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे पता है, देखो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरे को दिया हुआ है 156, ये तो फ्री फ्लोट मतलब जितना पब्लिकली आप बाई सेल कर सकते हो, लेकिन टोटल वैल्यू नहीं दिया हुआ है। टोटल वैल्यू के लिए क्या चाहिए, मेरे को क्या करना है, फ्री फ्लोट कितना परसेंटेज है उससे मेरे को पता चल जाएगा। चलो फ्री फ्लोट कितना है, मेरे को बोला परसेंटेज शेयर ऑफ प्रोमोटर से 50-60, तो मेरे को फ्री फ्लोट पता चल गया। मेरे को क्या बोला, परसेंटेज जो प्रोमोटर लोग होल्ड करके रखा है वो 50%, 60%। तो जो फ्री फ्लोट मार्केट शेयर है वो कितना है, 50%, इसका इसका है 40%, करेक्ट। तो मेरा टोटल वैल्यू, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितना हो गया, इसका कितना था 500, ये 500 डिवाइड बाई 0.5, तो ये मेरा 1000 हो गया, 1000 सीआर, और उसका कितना है 156, 156 डिवाइड बाई 0.4, इसका हो गया 390, 390 शेयर। यही मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बराबर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। नंबर ऑफ शेयर मेरे को पता ही है 2 लाख, 10 लाख, तो इससे मेरे को मार्केट प्राइस पर शेयर मिल गया 50, 500 और यहाँ पे 39 आई थिंक, ठीक है, ये मिल गया। अब मेरे को क्या निकालना, पी, पी क्या होता है, प्राइस बाय इक्विटी। प्राइस मेरे को 500 पता है, ईपीएस पता है, ईपीएस मेरे को दिया हुआ होना ही चाहिए। अच्छा पी दिया हुआ ये मेरे को 10 या 4, 10 या 4। अच्छा मेरे को ईपीएस निकालना है, ये क्या होगा 50 होगा, और ये होगा 39 डिवाइड बाई 4, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था आई थिंक 9.75, ठीक है। तो हमें स्वैप रेशियो निकालना है। स्वैप रेशियो क्या बोला था 25, 50.25। तो मेरा जो प्राइस आया, मान लो बुक वैल्यू जैसे है मेरा 70, 550 बाई 70, तो जिसको मैं लूंगा उसको मैं डिनोमिनेटर में लूंगा, जो लेगा उसको मैं डिनोमिनेटर में लूंगा। मतलब 70 बाई 550 ये आएगा, जो 70 डिवाइड बाई 550, ये जो आया इनटू 0.25, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, रुको स्क्रीन पर, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे 25 इंटू 70 बाई 550, आप क्या करोगे, जो बुक वैल्यू आया मेरा जो जिसको मैं लूंगा, जैसे स्वाभिमान का प्राइस डिवाइड बाई अभिमान का प्राइस, तो 70 बाई 550 इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा 0.0318, इसको करके टोटल करूंगा, ठीक है। ये इनटू मैं क्या करूंगा, जो अभिमान का शेयर प्राइस है उससे करूंगा, तो मेरे को आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अभी क्या निकालना है, बुक वैल्यू, अर्निंग पर शेयर एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ स्वाभिमान लिमिटेड। मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर स्वाभिमान का कितना था 2 लाख,
प्लस मेरे को ये भी मिल गया नंबर ऑफ शेयर्स अभिमान का, जो भी आएगा उसको दोनों का ऐड में कर दूंगा, टोटल कैपिटल में ऐड कर दूंगा, पूरा रिजर्व्स ऐड कर दूंगा, तो टोटल इक्विटी निकल गया मेरा। उससे मैं बुक वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय ये जो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, फिर ईपीएस भी निकाल देंगे, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस भी वैसे निकल जाएगा। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की हिसाब से। समझ आया? ये क्वेश्चन इजी था बट थोड़ा लेंदी है और कुछ नहीं है, इसलिए 10 मार्क्स दिए आपको। इक्विटी शेयर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड इज प्रेजेंटली कोटेड है 320 पे आपका एक पीक्यूआर है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स आफ्टर 6 मंथ्स हैज द फॉलोइंग 180 हो सकता है, 260, 280, 300। पुट ऑप्शन विद द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 3, तो मेरा एक जो है 300 है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन एट मैच्योरिटी। तो क्या बोल रहा है आपको, आज आपका प्राइस है 320, आपने पुट खरीदा है एट एक्स ऑफ 300, मार्केट प्राइस 180 हो सकता है, 260 हो सकता है, 280 ऐसा प्रोबेबिलिटी है। तो आपको निकालना है कि पुट का वैल्यू क्या। आप कैसे निकालोगे? आप देखोगे पहले कि क्या क्या प्राइस दिया हुआ, देखते हैं 180, 260, 180, 260, 280, 320, 400 ये दिया हुआ है। अब मान लो आपको, आपने जब पुट लिया, आपको क्या है, आप नीचे जाएगा तभी फायदा होगा, 300 के नीचे जाएगा तभी फायदा होगा। तो जब 180 नीचे जाएगा तो फायदा होगा 300 माइनस 180, माने आपको 120 का फायदा होगा। 260 जाएगा तो 40 का फायदा होगा, 280 जाएगा तो 20 का फायदा होगा, 320 जाएगा मैंने आपका 300 के ऊपर प्राइस चल गया तो आपको नुकसान है, आपको कोई फायदा नहीं है। तो कोई आप एक्सरसाइज नहीं करोगे पुट को, आप क्यों खरीदोगे? ठीक है, पुट आप नीचे में वो क्यों लेगा आपसे? ठीक है, 400 में भी एक्सरसाइज नहीं होगा। इससे प्रोबेबिलिटी में माइनस कर दोगे 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.5, ये जो टोटल है दैट इज माई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। मतलब अगर मैं आज पुट बाई करूंगा उसका वैल्यू ये होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन मेरा जो फोरकास्ट है ये प्राइस हो सकता है उसके हिसाब से। समझ आया? ये क्या समझ आया आपको? गुड। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट खत्म करते हैं। एबीसी लिमिटेड है, अभी ये मैं दो क्वेश्चंस क्या करूंगा, ये दो मैं आपको समझा दूंगा बट आंसर से दिखा दूंगा सो दैट टाइम वेस्ट नहीं करे अपने। एबीसी लिमिटेड है 300 मिलियन, इतना 300 मिलियन, उसके बाद 12% बॉन्ड आउटस्टैंडिंग विद 6 इयर्स रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। उसके पास बॉन्ड है 300 मिलियन का, 12% देता है हर साल, वो 12% ऑफ 300 मिलियन देता है, 6 साल बचा है मैच्योरिटी का। Since interest rates are falling, ABC Limited is contemplating of refunding these bonds with a 300 million issue of 6-year bonds carrying a coupon rate of 10%. Same thing. जैसे अभी क्या हुआ, अभी आरबीआई ने रेपो रेट कट किया, बाकी सब रेपो रेट कट करे, तो मान लो जब आरबीआई का कोविड में 6.5 हो गया था परसेंटेज, ठीक है, सॉरी कोविड के बाद जब 6.5 हो गया था, जब उसने बॉन्ड इशू किया होगा तब एक हायर रेट पे किया होगा। जब भी आरबीआई का रेपो रेट कट हो गया मतलब क्या, अभी आप लोन का रेट भी कम हो जाएगा, तो जिसने हायर रेट पे किया होगा उसको तो नुकसान, उसको ज्यादा देना पड़ा है। वो क्या चाहेगा, वो लोन को मैं स्क्वायर ऑफ कर दूं और नया लोन दूं फॉर रिमेनिंग पीरियड। यही होना चाहिए लॉजिकली, बनिया बुद्धि यही है, करेक्ट। तो ये क्या बोलता है, ये भी एबीसी लिमिटेड भी बनिया होगा, तो ये भी यही सोच रहा है कि मैंने 12% पे इशू किया था, 6 साल बाकी है, अब मैं क्या करता हूँ उसको रिडीम कर देता हूँ, मतलब उसका पैसा वापस देके मैं 10% का बॉन्ड इशू कर देता हूँ 6 साल के लिए, बट उसमें कुछ खर्चा लगेगा। इशू कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड विल बी 6 मिलियन एंड द कॉल प्रीमियम इज 4%। तो इशू जो है मैं जो करूंगा 300 मिलियन, सॉरी कॉस्ट है 6 मिलियन एंड कॉल का प्रीमियम है 4%। 9 million being unamortized portion of the issue cost of the old bond can be written off no sooner the old bonds are called off। मतलब जब उसने 12% वाला जो इशू किया होगा तब भी उसको कोई खर्चा लगा होगा, तो उसका 9 मिलियन अनएमोर्टाइज है, मतलब उसने पीएनएल पे हिट नहीं लिया है, एमोर्टाइज नहीं किया है, तो वो राइट ऑफ करना पड़ेगा, नुकसान हो गया उसका एक तरीका से। मार्जिनल टैक्स रेट इज 30%, यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द बॉन्डिंग, बॉन्ड का रिफंडिंग डिसीजन। तो मेरे को देखना है पहला कि मैं जब पुराना वाला बॉन्ड जब मैं दे रहा हूँ मेरा उस पर खर्चा क्या पड़ रहा है, और नया बॉन्ड में जो ले रहा हूँ उस पर खर्चा क्या कर रहा है, दोनों खर्चा प्लस मेरे को प्रॉफिट क्या रहा है मेरे को वो निकालना है। नेट पे अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तभी मेरे लिए फायदा है, यही मेरा होना चाहिए। ठीक है, आंसर में हम देखते हैं कैसे करना है। मेरा फेस वैल्यू कितना था 300 मिलियन, करेक्ट। इसका कॉल प्रीमियम क्या था नया वाला जो मैं आउटकोर 4%, तो 3, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन, हाँ आपको स्क्रीन दिख रहा है, करेक्ट। तो 4% मैंने 300 इंटू 4% मैंने 120 रुपया, मैंने 12 रुपया, ठीक है, तो ये 12 आ गया। तो मेरा ओल्ड बॉन्ड अगर, अरे भाई जब मैं ओल्ड बॉन्ड जब कॉल करूंगा मतलब वो 300 मिलियन तो मेरे को चुकाना ही है, प्लस मेरे को कॉल प्रीमियम भी देना पड़ेगा, 312 रुपया मेरे को देना पड़ेगा उसको वापस। जब मैं नया खर्चा लूंगा, नया लूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा,
300 मिलियन तो मैं उससे लूंगा, प्लस मैं जो इशू करूंगा उसका 6 मिलियन खर्चा है, तो मेरे को नेट पे 294 मिलेगा, ठीक है। और मैं जो अनएमोटाइज है, जो 9 मिलियन का अमाउंट, 9 मिलियन जो अनएमोटाइज है, वो अगर मैं पीएनएल में हिट लूंगा तो उसका मेरे को टैक्स बचेगा, टैक्स में बचेगा ना। जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा उसमें जब ये कॉस्ट ले लूंगा तो जो ईबीटी आएगा उसके पहले ही आएगा ये, तो मैं टैक्स में बचा लूंगा। तो टैक्स में कितना बचाऊंगा, एक तो ये कॉल प्रीमियम पे 12 मिलियन प्लस 9 मिलियन कितना 30% था, तो मैं 6.3 इस पे बचा लूंगा, करेक्ट। तो मेरा खर्चा कितना हुआ, 312 माइनस 294, क्योंकि मैं 294 ले रहा हूँ, माइनस 6.3 क्योंकि मैं टैक्स में बचा ले रहा था। तो मेरा इनिशियल आउटले 11.7 हुआ। समझ आया, समझ आया क्या। मैं जब नया बॉन्ड इशू करूंगा तो मेरा ये होगा, ठीक है। ये मेरा इनिशियल आउटले। क्वेश्चन क्या था, यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द बॉन्डिंग, बॉन्ड का डिफंडिंग डिसीजन, करेक्ट, यही निकालने बोला और इसमें कुछ बोला नहीं। पहले इनिशियल आउटले समझ आया। आप समझते हैं मेरे को सेविंग्स कितना हुआ, अरे आप समझो, आपको तो इनिशियल आउटले मिला, बट अगर आपको निकालना है कि मेरे को वो बॉन्ड वापस करके फायदा है कि नहीं वो देखना है, तो मैंने 2% रेट कम दिया है, तो 300 इंटू 0.2 इंटू 6 साल इनिशियली पकड़ लेते हैं, ठीक है। 0.2 6 मिलियन। टैक्स कितना बचाओगे आप देख लो, टैक्स ऑन इंटरेस्ट एंड एमोर्टाइजेशन 1.95, तो नोट रेट पे 7.95 अब बचा रहे हो। सॉरी हाँ, इसका खर्चा है आपका, ठीक है, तो 4.76 बचा रहे हो आप। पीवी निकालिए इसका, इसका पीवी निकालिए, जो मैं बोला आपको 6, आप तो हर साल आप बचा रहे हो ना, 6 मिलियन करके हर साल बचाओगे, 6 साल माने 36 मिलियन माइनस हर साल का कॉस्ट, तो आप करके उसका पीवी निकाल दिए। उससे इनिशियल आउटले कितना था, 11.7 मिलियन था, करेक्ट, 11.7 मिलियन था, उससे मैं माइनस कर दिया, मेरा जो आया नेट प्रेजेंट वैल्यू 7.6, मतलब मैं ले सकता हूँ, रिफंड कर सकता हूँ। ये समझ आया, ये समझ आया पक्का। सी ये सब मैं अगर सम अभी करके बैठाऊंगा आपके लिए कोई मतलब नहीं है। वी आर नॉट डूइंग अ क्लास, वी आर डूइंग अ रिवीजन ऑफ द मॉक टेस्ट पेपर्स। लॉजिक क्या होता है मॉक टेस्ट, चलो समझ लो पहले। मॉक टेस्ट पेपर समझाने का लॉजिक क्या होता है, आपको क्वेश्चन मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, आंसर सेम ही होंगे, अगर गलत होंगे वी विल लेट यू नो, बट सी अगेन वो अलग बात हो गया, बट मेरे को है कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना, कि ऐसा नहीं हो बस आंसर आप झाप ले रहे हो। क्वेश्चन समझ आना इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेयर वी विल कम इनटू पिक्चर। कोई भी टीचर आएगा सॉल्व करके दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, करेक्ट, ठीक है। मिसेस पार्कर एंड कंपनी, लास्ट क्वेश्चन है, इज कंटेम्पलेटिंग टू बोरो एन अमाउंट ऑफ 60 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इन द कमिंग 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। 6 महीने बाद उसको 3 महीने के लिए 60 करोड़ चाहिए। द करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट परसेंट बट इट मे गो अप इन 6 मंथ्स टाइम। ये एफआरए का क्वेश्चन होगा, हाँ। द कंपनी वांट्स टू हेज इटसेल्फ अगेंस्ट द लाइकली इंटरेस्ट, तो क्या हुआ, कोई एक बंदा है उसको 6 महीने बाद, उसको 6 महीने बाद 3 महीने का, 3 महीने के लिए कुछ रुपया चाहिए। आज उसको लगता है इंटरेस्ट रेट 9% है, उसको लगता है वो 6 महीने बाद बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो उसको ज्यादा खर्चा देना पड़ेगा, तो उसको हेज करना है। हेज कैसे करेगा, एफआरए बाई करके। इतना मेरे को समझ आया। बोलता है कंपनी, बोलते है एफआरए आज 9.3 पे मिल जा रहा है, व्हाट विल बी द फाइनल सेटलमेंट इफ द एक्चुअल रेट गोज अप टू 9.6 एंड 8.8। ये बहुत ईजी, आप क्या करोगे, 9.6 माइनस 9.3 ऐसे करके कर लोगे। लो देख लो क्या करोगे, बेसिकली 9.6 जो है सबसे बेस्ट, ये आंसर छोड़ो, आप क्या करोगे, 9.6 अगर हो गया, ठीक है, माइनस 9.3 मतलब 0.3 बढ़ गया, आपको इतना पेमेंट देना, ठीक है। अगर 8.8 हो गया तो आपको इतना कम देना है, बस ये निकाल लेना। फाइनल सेटलमेंट में क्या नेट डिफरेंस में क्या होगा, आप 9.6 हो गया तो आप वो दोगे माइनस 9.3 पे, आप जो सेव करोगे नेट रेट यही होगा 0.3 और यहाँ पे 0.5 परसेंटेज करके मल्टीप्लाई 60 CR इंटू 3 महीना करके निकाल। समझ आया। और रेट जो निकालोगे 9.3 को 3 साल महीने का डिस्काउंट कर लोगे। इतना समझ आया पक्का। मेरे को लगता है वी हैव क्लियर्ड अ गुड इसका, ठीक है, हमने कर लिया है। अब मैं बताता हूँ क्या 3 केस स्टडीज एमसीक्यू है, थ्योरी का 3 क्वेश्चन है वो तो मैं उस पर कवर कर लूंगा, प्रैक्टिकल है। देखो एमसीक्यू इसका बहुत ईजी है तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत मैंने, देखो केस स्टडी 1 जो है वो थियोरेटिकल है, क्वेश्चन आप जब मैंने, केस स्टडी 2 जो है वो भी थियोरेटिकल है। आई थिंक आपको सीरियल कोरिलेशन, फिल्टर रूल्स एंड रूल टेस्ट, जो भी रन टेस्ट है ये आपको पता होगा। सी ये सब मैं थ्योरी चैप्टर में कवर कर लूंगा, जो थ्योरी में बना रहा हूँ कवर,
तो उसमें मैं कर लूँगा, इसलिए आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे कुछ अलग ऐड ऑन कर पाऊंगा आपके लिए। तो ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। केस स्टडी 3 जो है बस वही प्रैक्टिकल एंड बहुत ईजी है, तो मैं उस पर दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। सी जहाँ पे आपको मेरे को लगता है कि आपको समझाना जरूरत है, मैं वहाँ पे आई एम ट्राइंग कि आई कैन हेल्प यू इन दैट, ठीक है। हो जाएगा एग्जाम, अभी भी स्ट्रेस मत लो, कुछ भी अगर जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो होगा अच्छा होगा, जितना हुआ है अच्छा हुआ है। आपने मेहनत किया, आपको उसका मेहनत का फल मिलेगा, आपने किया है कर लो बस। ये जो 10-15 दिन बचा है, 5-7 दिन बचा है, उस पर आपको एक ही चीज करना है, अपने आप को काम रखना है, फोकस रखना है और कुछ नहीं सोचना मेरा साथ भाई मेरे दोस्त का ये हो गया, मेरा वो हो गया। आपने जितना किया कंप्लीट हो जाएगा, यू विल डू इट। मेरा विश्वास है आप अचीव कर लोगे, आप पास हो जाओगे, आप कर लो। बस आपको फोकस ये रखना है, खाना एकदम आराम से खाना है, काम रहना है, नींद पूरा लो, अपना मन लगा के पढ़ो। अभी सब भूल जाओ, 15-17 तारीख तक सब भूल जाओ, आपका फोकस होना चाहिए मैं सीए फाइनल क्लियर हो जाएगा। सीए फाइनल एफएम पेपर बहुत अच्छा जाएगा, पेपर इज गुड, पेपर अच्छा ही जाएगा, पेपर में अच्छा ही होगा, कुछ नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन दिमाग लगा के सॉल्व करना। सी एएफएम में एक फायदा है, क्वेश्चन में आंसर रहता है, अगर आप 2 मिनट सोचोगे आप आंसर निकालोगे, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो सब हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करें और क्यूरियस रहे, बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू ग्रो इन योर लाइफ एंड अचीव सक्सेस।